अरे जी 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 सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जय आरसीएम सर। फोटो ले लो दुर्गा जी। हाँ हाँ थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लाओ, थैंक यू। हाँ जी पहुँच जी, पधारो। चलिए बढ़े आगे, चलिए, थैंक यू। और विशाल जी को भी मैं बुलाना चाहूँगा, एक बार विशाल जी भी स्टेज पे आएंगे। उत्तराखंड आल जितने भी साथी हैं, आरसीएम एक परिवार है, नो ग्रुपिज्म, और आरसीएम एक परिवार है। सारे के सारे साथी मिलजुल करके काम करें, भाईचारे की भावना को बढ़ाएं। और मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में माइक हैंड ओवर करता हूँ आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र भट्ट साहब। थैंक यू। वो 4 धाम की यात्रा करे, उस रास्ते पे और केदार धाम के बहुत नजदीक में आया हूँ, और ये पूरा का पूरा श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है तो पवन शर्मा जी को जाता है यहाँ पे लाने के लिए। थैंक यू सो मच। और उसके अलावा दुर्गेश जी, जितनी भी टीम है, सबका बहुत बहुत आभार। पहली बार आया हूँ आपके बीच में। सबसे पहले थोड़े सा अपने बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ बोल दिया। पवन जी ने बहुत तारीफ कर दी, तो आपको ये गलतफहमी नहीं हो जाए कि मैं मंगल ग्रह से आया हूं। मैं बिल्कुल इसी धरती का प्राणी हूं। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है। बेसिकली मैं हरियाणा से हूं। एक मिडिल क्लास फैमिली की मेरी बैकग्राउंड है। मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और मेरी माताजी गृहिणी थी। परिवार में हम 2 भाई और 3 बहनें हैं। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते थे तो घर पे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे माता पिता ने हम सबको बहुत अच्छी शिक्षा दिलाई। मैंने 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया संस्कृत में। उससे पहले बीएड कर लिया था, और फिर मैंने एक प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट टीचर के रूप में करियर स्टार्ट किया, जहाँ पे मेरी 1 महीने की जो तनख्वाह थी वो मात्र 500 रुपया थी। 1 साल मैंने नौकरी की, और 1 साल नौकरी करने के बाद एक बात मेरी समझ में बहुत अच्छे से आ गई, अगर मैंने अपने सपनों को पूरे करना है तो नौकरी से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, मुझे बिजनेस करना पड़ेगा। नौकरी करने वाले कुछ लोग हैं हमारे बीच में, एक बार देखना चाहूँगा, हाथ खड़ा करें प्लीज़, जो जॉब करते हैं। राइट, बहुत सारे साथी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या नौकरी करके हम एक लंबी सी गाड़ी खरीद सकते हैं सर? नहीं। बड़ा सा घर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ऐसा क्यों है? क्योंकि नौकरी का जो डिजाइन है, वो जो निर्माण उसका किया है, इसलिए नहीं किया गया है कि हम एक लग्जरी लाइफ जिए, अपितु इसलिए किया है हम जिंदगी भर बहाने बनाते रहें और श्रीमती जी या श्रीमान जी से कंप्रोमाइज करते रहें उनकी बातों का। और मैं ये बात इसलिए कहता हूं क्योंकि मैंने बड़ी नज़दीक से चीज़ों को देखा है। हमारी पूरी जो
फैमिली है वो जॉब क्लास फैमिली रही है, बहुत नज़दीक से मैंने उन चीज़ों को देखा है। और दुनिया में कोई भी चीज़ जब बनती है ना तो वो पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट के लिए बनती है, उसका एक उद्देश्य होता है। साइकिल का निर्माण किया गया इसलिए किया गया, अगर हमने थोड़ा 2-4 किलोमीटर तक जाना है तो हम साइकिल से जा सकते हैं। पहाड़ पे शायद कम इस्तेमाल करते होंगे लोग, लेकिन नीचे बहुत। और ज़्यादा दूरी पे जाना है आपने, 10, 15, 20 किलोमीटर जाना है, तो आपके पास में बाइक है तो बाइक से आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने देहरादून जाना है तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि बाइक से जाओ, तो उसके लिए हम कार से जाते हैं। ऐसा ही है सर। और लंबी दूरी तय करनी है, 1000 किलोमीटर जाना है आपने, बेंगलोर जाना है, तो कार से जाएंगे क्या? किससे जाएंगे? ट्रेन से जाएंगे। और अगर आपने अमेरिका जाना है तो ट्रेन से चले जाएंगे, किससे जाएंगे? प्लेन से जाएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे। तो और कभी ऐसा नहीं होता कि किसी ने 5 किलोमीटर जाना और बोलते यार हवाई जहाज बुलाओ, चलो 5 किलोमीटर जाके आना है। क्योंकि 5 किलोमीटर के लिए साइकिल या बाइक ठीक है, और अगर आपको 5000 किलोमीटर जाना है तो फिर हवाई जहाज ठीक है, राइट? तो इसी प्रकार से चीज़ें काम करती हैं। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी हमारे देश में। मैं बात कर रहा था, हमारे बीच में सूरज सिंह जी थे, उनके साथ हम लोग रुके हुए थे तिलवाड़ा में, कि पहाड़ वाले लोग नौकरी बहुत पसंद करते हैं। लगता है कि नौकरी मिल गई तो बहुत बढ़िया है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं, हमारा इतिहास हमें ये बताता है कि एक समय भारत सोने की चिड़िया था। आपने भी सुना इसके बारे में? सोने की चिड़िया था, बहुत अच्छा हमारे यहाँ व्यापार था, शिक्षा हमारे अच्छा, इतनी उन्नत शिक्षा थी, नालंदा था, और बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। दुनिया से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। हमारी बहुत सारी, हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, हमारे पास सब कुछ था। लेकिन क्या हुआ? फिर अंग्रेज आए हमारे देश में। अंग्रेजों ने कई साल तक राज किया, कई शताब्दियों तक साल किया, और उसके बाद अंग्रेजों ने एक वाइस चांसलर आए थे, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले जब हिंदुस्तान में आए, उन्होंने ये देखा कि अगर हमने हिंदुस्तान को राज करना है हिंदुस्तान पे, तो हम बहुत सारे लोगों को इंग्लैंड से नहीं ला सकते, हमें यहाँ वाले लोगों से काम करवाना है। तो यहाँ वाले लोगों को हमें सिखाना पड़ेगा, और यहाँ वाले लोगों की हमने मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा। और उन्होंने एक शिक्षा पद्धति दी जिसको मैकाले शिक्षा पद्धति कहा जाता है। और जब आप भारतीय शिक्षा का इतिहास पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, तो उसमें आपको लॉर्ड मैकाले का नाम सुनाई देगा। तो लॉर्ड मैकाले ने एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था दी हिंदुस्तान को कि जो शिक्षा व्यवस्था में कोई व्यक्ति अगर प्रवेश करता और वो जब बाहर आता तो वो एक ही डिमांड करता कि मुझे नौकरी चाहिए। और उनको नौकर चाहिए थे ताकि उनके इशारे पे लोग काम कर सकें। तो वो हमारे देश में धीरे धीरे वो पद्धति डेवलप हुई, और आज़ादी के इतने सालों के बावजूद भी बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। ये अच्छी बात है कि अभी पिछले कुछ सालों में एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जा नहीं रही है, ये किया जा रहा है कि स्वरोजगार करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है कि एक व्यक्ति की स्किल डेवलपमेंट हो, और सरकार उसके लिए सहयोग दे रही है, उसके लिए पैसा प्रोवाइड करवा रही है, बहुत सारी संस्थाएं उसके लिए काम कर रही हैं। तो अगर हमें अच्छी जिंदगी जीनी है ना सर, तो वो नौकरी से नहीं जी जा सकती, ये एक सच्चाई है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? क्योंकि नौकरी में क्या है सर, नौकरी में लिमिटेशन है। क्या है? लिमिटेशन है। आपको पैसा आपकी जरूरतों के अनुसार नहीं दिया जाता कि जी मैं पहले तो 20,000 में काम चल रहा था, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए, फीस ज्यादा जाती है तो 40 कर दो। कर देंगे क्या? और आप बोलेंगे कि जी मैं नौकरी पे नहीं आऊंगा, हड़ताल कर दूंगा अगर 40 नहीं किया, तो फिर 20 से भी हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा ही होता है सर। तो लिमिटेशन है।
और नौकरी कोई भी है, सरकारी या प्राइवेट है, उसका एक सीधा सा असूल है उसका कि जो व्यक्ति 50,000 के लायक होता है उसको 15 या 20,000 रुपया दिया जाता है। तभी जो व्यक्ति आपसे नौकरी करवा रहा है उसको फायदा होगा, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बातचीत करें तो। अगर कोई व्यक्ति 2 लाख रुपया कमा रहा है ना, तो ये मान के चलिए वो 20 लाख रुपए महीने की कुब्बत का वाला व्यक्ति है। पहाड़ में मुझे नहीं मालूम लोग फिल्म कितना देखते हैं। एक फिल्म आई थी बहुत पहले, धीरू भाई अंबानी की जीवनी से वो संबंधित थी थोड़ी, और उस फिल्म का नाम था गुरु। अभिषेक बच्चन उसमें मुख्य किरदार के रूप में थे। तो उसका एक बहुत अच्छा एक वाकया है उस मूवी का, और वो धीरू भाई अंबानी की कहानी से प्रेरित है। वो धीरू भाई अंबानी बाहर में, इंडिया से बाहर गल्फ में नौकरी कर रहे थे और वो बहुत मेहनती थे, तो बहुत मेहनत किया उन्होंने और बहुत जल्दी उनको तरक्की मिल गई, उनकी प्रमोशन हो गई। और उनके दोस्त ने उनको सूचना दी कि भाई तेरी प्रमोशन हो गई है और गोरा तेरे से बहुत खुश है। अंग्रेज उनका बॉस था, गोरा तेरे से बहुत खुश है, और गोरे ने ये बोला है कि भाई ये आदमी बहुत टैलेंटेड है, तो इसके हम लोग इसको प्रमोशन दे रहे हैं। तो उसमें एक डायलॉग है उस फिल्म में कि जब गोरा कह रहा है कि मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, तो मैं गोरे के लिए काम नहीं करूंगा, मैं अपने लिए काम करूंगा। और फिर धीरू भाई अंबानी अपना बिजनेस शुरू करते हैं और 65,000 करोड़ छोड़ के गए जब वो इस दुनिया को छोड़ के गए। कितना सर? 65,000 करोड़। वो आदमी जिसने अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में बड़ा संघर्ष किया, कई साल नौकरी की, और जब उसको मालूम चला मेरे अंदर टैलेंट है, उसने कहा कि मैं अपने लिए काम करूंगा। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं, जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ है पहाड़ के लोगों से, पहाड़ में जिस प्रकार की ईमानदारी है, जिस प्रकार की कर्मठता है, जिस प्रकार की भावनाएं हैं और जिस प्रकार की धार्मिकता है, अगर हम अपना काम करने लग जाएं तो नौकरी से 10 गुना ज्यादा पैसा हम लोग कमा सकते हैं। बड़ी विडंबना लगेगी आपको, बड़ा अजीब सी चीज लगेगी। पहाड़ में स्पेशली मैं उस साइड में गया एक बार, टिहरी साइड में, लैंसडाउन और उस एरिया में मैं गया, तो वहाँ हमारे साथी हैं विक्रम नेगी जी, उनका गांव है। तो हम उनके गांव में गए, तो उनके गांव में मैंने देखा कि घर बने हुए लेकिन वहाँ रह नहीं रहा कोई भी। तो मैंने उनसे पूछा, सर ऐसा क्यों है, इतनी बढ़िया जगह है, इतनी अच्छी ग्रीनरी है, सब बढ़िया पानी आ रहा है झरने से, लोग रह क्यों नहीं रहे? बोले सर सारे गाँव खाली हो गए हैं, सब लोग, बच्चे लोग नीचे रहते हैं वहाँ, क्योंकि पहाड़ पे काम नहीं है, पैसा कमाने के लिए नीचे जाते हैं। तो पैसा कमाने के लिए हम लोग नीचे जाते हैं, अच्छी जगह छोड़ के नीचे जाते हैं, और नीचे जो लोग काम करते हैं प्लेन में, वो जो बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं ना, वो पहाड़ पे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इतनी शुद्ध वायु, इतनी अच्छी ग्रीनरी और इतना शुद्ध पीने का पानी और कहीं नहीं मिलता, वो सिर्फ पहाड़ों पे मिलता है। और इसीलिए पिछले महीने मैं ये तो नहीं कहूँगा मैं उत्तराखंड का वासी बन गया हूँ, लेकिन टेम्परेरी मैंने भी एक प्लॉट लिया है, उस पर काम चल रहा है, और बहुत जल्दी पैसा कमा लिया ना आरसीएम से, तो मैं भी आपके उत्तराखंड में रहने वाला हूँ। यहाँ पे ऋषिकेश से 1 घंटा ऊपर में हम लोगों ने एक छोटा सा घर बना रहे हैं हम लोग वहाँ पे। तो आपके लिए अच्छी बात क्या है, आरसीएम बिजनेस करके आपको गाँव नहीं छोड़ना पड़ेगा, घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, इतनी अच्छी जगह पे रह के आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और अपनी जिंदगी को और उन्नत और बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी विशेषता ये है, जब हम डायरेक्ट सेलिंग को दूसरे व्यापारों से अगर हम तुलना करते हैं ना, ट्रेडिशनल बिजनेस से करते हैं, तो नौकरी के लिए लोग शहर में जाते हैं, यस और नो, क्योंकि वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पे दूसरी सुख सुविधाएं हैं। तो गांव खाली हो जाते हैं तो शहर पे प्रेशर आता है, वहाँ पीने के पानी की समस्या, वहाँ पे जो वेस्ट इकट्ठा हो रहा है उसको डिस्पोज ऑफ करने की समस्या,
ट्रैफिक बढ़ जाता है, उसकी समस्या, पोल्यूशन हो जाता है, तो वो सारी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस इकलौता ऐसा उद्योग है जिसके लिए आप शहर की तरफ नहीं भागना पड़ेगा, आप जहां बैठे हैं वहीं पे रह के इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि इस बिजनेस की खूबसूरती यह है कि इसमें काम करने के लिए हमें उद्योग नहीं लगाना है, फैक्ट्री नहीं लगानी क्या? इसको करने के लिए हमने कोई ऐसी कोई बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास में वाईफाई होना चाहिए, बिल्कुल एकदम हॉटलाइन आपके पास में हो, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए ऐसी भी आवश्यकता नहीं है कि आपके लिए एक बड़ा शोरूम आपको खोलना पड़ेगा तभी आप धंधा कर सकते हैं। तो आप जहां भी हैं वहीं पे रह के आपको काम करना है। और पोटेंशियल कितना है आरसीएम बिजनेस का, संभावनाएं कितनी है। अगर हम सिर्फ उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करें, उत्तराखंड में अगर हम लोग टर्नओवर की बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो उत्तराखंड में हम सिर्फ साबुन की बात करते हैं, नहाने की साबुन। पूरे उत्तराखंड में क्या लगता है आपको, 1-2 लाख रुपए की बिकती होगी एक महीने में? हेलो, 1-2 करोड़ की बिकती होगी, उससे कहीं ज्यादा। सिर्फ नहाने की साबुन आपके उत्तराखंड में, आपका डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग पड़ता है, ये रुद्रप्रयाग की अगर हम अकेले की बात करें ना तो वहां पे कई करोड़ रुपए की सिर्फ नहाने की साबुन बिकती है। फिर आप ये सोचें कि आज चाय कितने की बिकती होगी, तो चाय की जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो शायद आपके रुद्रप्रयाग में 10-20 करोड़ का एक महीने का टर्नओवर मिल जाएगा। आप देखेंगे कि कपड़े धोने की साबुन या वॉशिंग पाउडर कितने का बिकता है, करोड़ों में है वो। फेस वॉश कितने की बिकती है, वो भी करोड़ों में जाएगी। बिस्किट कितने का बिकता है, वो भी करोड़ों में जाएगा। और ये ऑलरेडी बिजनेस है, आपने क्रिएट नहीं करना है, ये ऑलरेडी हो रहा है। हमारे पास में अच्छी बात क्या है, हमारे पास में जो सामान है उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता मार्केट से बहुत ज्यादा है और उसके रेट मार्केट से बहुत कम है। बस हमने जो ऑलरेडी हजारों करोड़ का टर्नओवर हो रहा है उसमें से अपनी हिस्सेदारी लेनी है, बस दैट्स इट। ऑटोमेटिकली वॉल्यूम होगा और हम सबको मालूम है जितना वॉल्यूम होगा उसका 45% हमारी टीम में बटेगा। रुद्रप्रयाग में अगर आरसीएम बिजनेस का, हमारे पास में इतने सारे प्रोडक्ट हैं, एक विजन दे रहा हूं मैं आपको। मान लेते हैं इन सारे प्रोडक्ट का 1000 करोड़ का धंधा होता है अभी, और होगा वो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो हर प्रोडक्ट की। अगर उसमें से मात्र 100 करोड़ 10% आरसीएम से होने लग जाए, 100 करोड़ का मोटा मोटी मैं मान रहा हूं 50 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम मिलने लग जाए और उस बिजनेस वॉल्यूम का लगभग 45% हम लोगों में बटे 20 करोड़। अगर 20 करोड़ हम लोगों में बटने लग जाए तो हजारों नौकरियां आपके रुद्रप्रयाग में क्रिएट हो सकती हैं। और ये ऐसी नौकरियां होंगी जहां आपको इंक्रीमेंट लगाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा 1 साल का। हेलो, यहां इंक्रीमेंट आप खुद लगाएंगे। आपको 500 रुपए आने लगे, जिस दिन आपको लगने लग जाएगा ना कि मुझे 5000 रुपया महीना चाहिए, कितना चाहिए? 5000 महीना चाहिए, क्योंकि मैं 5000 के लायक बन गया हूं। अगले कुछ महीने में आपको 5000 आने लग जाएगा। जिस दिन आपको ये लगेगा कि मुझे 50,000 चाहिए और मैंने अपने आप को 50,000 के लिए तैयार कर लिया है, यहां जिस दिन 50,000 आ गया ना कि यस मुझे 50,000 चाहिए और मैं 50,000 के लायक हो गई हूं,
उसके कुछ महीने के बाद आपके पास में 50,000 आने लग जाएगा। और जिस दिन आपको ये लगेगा ना, यहां लगेगा और यहां से आवाज आएगी कि मैं 5 लाख रुपए महीना कमा सकती हूं, कमा सकता हूं, उस दिन ऊपर वाला आपकी तैयारी करेगा और आरसीएम से आपके बैंक खाते में 5 लाख और उससे ज्यादा ट्रांसफर होने लग जाएगा। और मजेदार बात यह है कि जिस दिन आपको लगेगा ना, थोड़ा सा दिल मजबूत करके, कि 50 लाख रुपया महीना चाहिए, तो 50 लाख आता है। मैं प्रमाण के रूप में आपके सामने खड़ा हूं। हम बात कर रहे थे जॉब की, नौकरी की बात कर रहे थे, और हम बात ये भी कर रहे थे कि नौकरी से बड़े सपने पूरे नहीं हो सकते। सतीश पंडित जी एक महान एजुकेशनिस्ट हुए हैं आरसीएम बिजनेस में। उनकी एक बड़ी फेमस कोटेशन है, वो कहते थे, गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। साधारण जीवन, महान, अच्छा जीवन महान जीवन का दुश्मन होता है। तो जब हम एक ठीक ठाक सी थोड़ी सी नौकरी ले रहे होते हैं ना, एक अच्छा सा जीवन पड़ोसी के कंपैरिजन में देखते हैं, तो वो अच्छा जीवन महान जीवन का दुश्मन बन जाता है। हम सबको परमात्मा ने मौका दिया है कि हम न केवल मात्र महान जीवन जिएं, अपितु बहुत सारे लोगों को महान जीवन जीने के लिए प्रेरित करें और उनकी सहायता करें। मैंने अपने बारे में बताया, मैं नौकरी कर रहा था और नौकरी करते करते मुझे लगा कि मुझे अपने सपने पूरे करने और यहां से ही पूरे होंगे नहीं। मैंने डिसाइड किया मैं बिजनेस करूं। केबल टीवी का बिजनेस मैं करने लग गया। एक रॉयल्टी चोर हमारे बीच में थे। केबल टीवी का बिजनेस करते करते मैंने ये महसूस किया कि वहां पैसा तो था, लेकिन वहां पे 2 चीजों का अभाव था। वहां एक तो टाइम फ्रीडम नहीं थी, 24 घंटे काम करना पड़ता था, दिन रात लोगों को खराब हो जाता, रात को भी ठीक करना पड़ता था। और दूसरा, वहां पे सम्मान नहीं था। लोग, जब मैं गली में जा रहा होता था ना, तो मुझे मेरा नाम लेके नहीं बुलाते थे, मुझे बोलते थे केबल वाले इधर आना। और ये बात मुझे अंदर तक पिंच करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे नाम से क्यों नहीं लेते लोग नाम, मेरे नाम से क्यों नहीं बुलाते। और ये 2 बड़े कारण थे जिसकी वजह से ठीक ठाक पैसा आने के बावजूद भी मैंने डिसाइड किया कि मैंने कोई दूसरा काम करना है। मुझे नहीं मालूम था डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, मुझे नहीं मालूम था आरसीएम का मतलब क्या होता है, लेकिन मैं सोचता था कि मुझे ऐसा काम करना है जिसमें पैसा भी हो, जिसमें मान सम्मान हो और जिसमें टाइम फ्रीडम हो। और ये सब जब मेरे दिमाग में चल रहा था, उसी प्रकार परमात्मा ने एक दूत को मेरे पास में भेजा। और वो दूत मेरे दोस्त थे। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और जब मैं उनके घर पे गया, 2-3 लोग और वहां पे बैठे हुए थे, और वहां पे पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में ये 3 शब्द सुने, RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। हमने ये बात सुनी है बहुत बार कि बुरा वक्त कब किस व्यक्ति की जिंदगी में किस रूप में आएगा, इसका हमें पता नहीं लगता। सुनिए, इसके अलावा एक बात और सही है, अच्छा वक्त हमारी जिंदगी में कब किस व्यक्ति के माध्यम से और किस रूप में आएगा, इसका भी हमें पता नहीं चलता। आज से 21 साल पहले आरसीएम मेरी जिंदगी में एक अच्छे वक्त के रूप में आया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, अवसर के रूप में आया। और ऐसा नहीं है कि ये केवल मेरे पास आया। जिस महीने मैंने ज्वाइन किया, उस महीने हजारों लोगों ने ज्वाइन किया। हेलो, अभी आप ज्वाइन करते हैं तो 1 महीने में आरसीएम में लाखों लोग ज्वाइन करते हैं। लेकिन क्या वो लाखों लोग इसे अवसर मानते हैं? नहीं मानते। वो
इसलिए ज्वाइन करते हैं जैसे मैंने किसी पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। हेलो, और वह एहसान का जब भी मौका मिलता है वो जिताते रहते हैं कि तेरे कहने से आरसीएम कर लिया था मैंने। इस पे बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया चढ़ने का, लोग चढ़ नहीं पाए। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, वापस नहीं आए। लेकिन एक जिद्दी आदमी था जिसका नाम था सर एडमंड हिलेरी। वो जब भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए जाता और फेल होके आता तो वो माउंट एवरेस्ट की एक फोटो खींच के लाता था और उस फोटो को अपने घर पे चिपकाता, और उस फोटो को जब भी देखता ना वो ये कहता, माउंट एवरेस्ट माना तुम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हो, माना अब तक कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर फतेह नहीं कर पाया है, लेकिन तुम एक चोटी हो, तुम अपनी ऊंचाई को और नहीं बढ़ा सकती, लेकिन मानव होने के नाते मैं अपनी अक्षमताओं को बढ़ा सकता हूं। मैं अपनी अक्षमताओं को बढ़ा के आऊंगा और तुम्हें विजय करके दिखाऊंगा। और एडमंड हिलेरी ने जब माउंट एवरेस्ट पे झंडा फहराया, उसके बाद मानव को ये लगा, मनुष्य को ये लगा कि जब एडमंड हिलेरी कर सकता है ना तो मैं भी कर सकता हूं। उसी साल और लोग पहुंच गए और अरुणिमा सिन्हा जो हमारे देश से इस संबंध रखती हैं, एक महिलाएं हैं, सभी महिलाएं प्रेरित हो सकती हैं, उनके दुर्घटना में दोनों पैर घायल हो गए, टूट गए। उस हालत में उसने अपने जज्बे को नहीं तोड़ा, टूटने नहीं दिया, और अरुणिमा सिन्हा ने उस कंडीशन में जाके माउंट एवरेस्ट पे झंडा फहराया। एडमंड हिलेरी ने क्या किया? एडमंड हिलेरी ने रास्ता दिखाया। और ये जितने भी अचीवर अभी आपके सामने थे ना, बिगनर से लेके 8% रॉयल्टी तक, ये सारे एडमंड हिलेरी वाला काम आपके लिए कर रहे हैं। ये आपको हौसला दे रहे हैं। महिलाएं, बहुत सारी बहनें हमारे बीच में थी, वो हौसला दे रही हैं कि जब मैं कर सकती हूं तो आप भी कर सकते हैं। कर सकते हैं सर? सो ऐसा ही हौसला मुझे मिला जब मैं इस प्रकार की मीटिंग में बैठा, और यहां बैठने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये बिजनेस करना है। सो मैंने शुरू किया, और मेरा ये मानना है कि बड़े डिसीजन बड़े समारोहों में लिए जाते हैं, बड़ी मीटिंगों में लिए जाते हैं। आरसीएम में जितने भी कामयाब लोगों की आप कहानियां सुनेंगे, आप सौभाग्यशाली हैं कि हिंदुस्तान का हर बड़ा लीडर अगस्त मुनि में आ रहा है। कोठारी साहब को कितने लोगों ने सुना? मुकेश कोठारी सर को, बहुत बढ़िया। इतने बड़े बड़े लीडर्स, राकेश शर्मा जी, प्रमोद गुलाटी जी, इतने महान लीडर्स आपके बीच में आ रहे हैं। इन सभी महान लोगों की जब आप कहानी को नजदीक से आप देखेंगे तो उन कहानियों में एक कॉमन चीज आपको दिखाई देगी, और वो ये कि वो किसी एक मीटिंग में गए थे और उस मीटिंग में बैठने के बाद उनको लगा कि मुझे करना चाहिए, और वो मीटिंग उनका टर्निंग पॉइंट बन गई। ठीक उसी तरह से आज का ये दिन, आज की ये तारीख 11 सितंबर 2022 बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगी। मेरी जिंदगी में ये टर्निंग पॉइंट आया, मैंने इसको काम करना स्टार्ट किया। आज मेरे को देख के कुछ लोग कह सकते हैं कि सर आप थोड़ा सा स्मार्ट से दिखते हो, माइक वाइक लेके बोल रहे हो, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हो, तो इसलिए आप कर गए। हमारे से नहीं होगा। अगर आप 21 साल पहले के सुरेंद्र वत्स को अगर आप मिलते तो आप ये कहते कि सब कर लेंगे, तुम्हारे से नहीं होगा। हेलो, मेरा ऐसा स्वभाव था। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। घर में कुछ बच्चे होते ना बिल्कुल संकोची, शर्मालू,
मतलब मैं ऐसा था कि घर में कोई मेहमान आ जाता और मेहमान बैठा बैठक में और मैं अंदर हूं, तो मैं घर से बाहर नहीं निकलता था कि मेहमान को नमस्ते करने पड़ेंगे। हेलो, इतना संकोच। जब मैंने बीएड किया, बीएड में हमारे यहाँ एक पीरियड होता था, एक क्लास लगती थी जिसमें हम स्टेज पे आके कुछ बात करनी होती थी कि भाई बच्चों को पढ़ाना है तो सीखो। तो मैं वो कभी अटेंड ही नहीं करता था, इतना डर लगता था। और शुरुआत में मैंने वो मीटिंग देखी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, बड़ा एक्साइटेड कि यस मैं ये करने वाला हूं, कमाल कर दूंगा, लिस्ट बनाए, बिल्कुल फुल हवा भरी हुई थी अंदर में। और जब मैं लोगों के साथ जाता था मिलने के लिए, बात करने के लिए, सोचते हुए तो जाता था कि उसकी लिस्ट बनाऊंगा, उसके साथ ये बोलूंगा, ये डायलॉग मार दूंगा और उसको रॉयल्टी पे ले जाऊंगा, लेकिन चाय पी के वापस आ जाता था। क्या बोलना है, कहां से बोलना है, वो हिम्मत नहीं होती थी। और आते हुए फिर पश्चाताप करता था, यार बात तो करनी चाहिए थी। वो ज्वाइन करता या नहीं करता, बताना तो चाहिए था। तो वैसी मेरी स्थिति थी, वैसे मेरी मानसिक स्थिति और वैसा मेरा स्वभाव था। लेकिन खास बात यह है, यहां पे लिखा हुआ है यूनिक एजुकेशन सिस्टम। ये सिस्टम इतना पावरफुल है, इसमें इस प्रकार की ट्रेनिंग है, इस प्रकार की किताबें आपको रिकमेंड की जाएंगी कि ये आप किताब पढ़िए, ये ट्रेनिंग देखिए। ऐसी ट्रेनिंग बड़े बड़े लीडर्स की आपको दिलाई जाएंगी कि आपके अंदर में कोई भी स्किल जो रिक्वायर्ड है ना यहां काम करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली आप सीखते चले जाएंगे। अगर आपको बोलना नहीं आता है, हेजिटेशन है, आपको लग रहा है कैसे बोलूंगा, तो आपको वो हेजिटेशन दूर कर दिया जाएगा यहां पे। और कुछ लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, इतना बोलते हैं चुप ही नहीं होते। अगर आप वैसे वाली श्रेणी में हैं तो चिंता मत करो, आपको यह भी सिखा दिया जाएगा कि कितना बोलना है और चुप क्यों रहना जरूरी है। तो एक व्यक्ति को आकर्षक उसकी पर्सनैलिटी बनाने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है सारी की सारी ये सिस्टम बताएगा। बस अभी आपने ये नहीं देखना कि मैं इसलिए नहीं कर सकता। अगर देखना है, सोचना है, तो ये सोचना है कि मैं क्यों इस बिजनेस को कर सकता हूं और क्यों मुझे ये करना चाहिए। बस मैंने इतना सा काम किया, इस सिस्टम ने मुझे सिखाया। एक काम मैंने जरूर किया, वो किया निरंतरता के साथ में काम किया, कंसिस्टेंसी के साथ में काम किया। उतार चढ़ाव आए, बिजनेस अच्छा भी हुआ, कम भी हुआ, लोग जुड़े भी, छोड़ के दूसरी कंपनियों में भी लोग चले गए, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, मैं नेगेटिव नहीं हुआ। और उसी का परिणाम है कि ये डायमंड की पेन मेरे पास में आ गई है। कितने साथी हैं जो डायमंड बनना चाहते हैं आरसीएम बिजनेस में? हाथ देखना चाहता हूं आपके, हिलाइए हाथ को एक बार। बहुत बढ़िया। एक्साइटेड है इसके लिए? एक्साइटमेंट आप अपनी तालियों से एक बार दिखाइए अड़ोसी पड़ोसी को कि यस मैं एक्साइटेड हूं डायमंड जाने के लिए। उत्साह चाहिए बहुत सारा बड़ा काम करने के लिए। एक्साइटेड है हम? चलिए बहुत बढ़िया। ये भी मालूम है कितना बिजनेस चाहिए? हेलो, कितना चाहिए? 100 करोड़ 50 करोड़ चाहिए एक महीने में। पीछे भाई साहब सोच रहे हैं सर मेरा 30,000 नहीं होता, स्लैब टूट जाता है उसमें भी। आप 50 करोड़ की बात करते हैं। जब हम अकेले करते हैं ना सर, और अपने दिमाग से ही करते हैं, अपलाइन से ज्यादा मैं इंटेलिजेंट हूं ये सोच के करते हैं, सिस्टम से जुड़ते हैं, तो 40,000 भी नहीं होता। और जब हम समर्पित हो जाते हैं सिस्टम के प्रति, तब 50 करोड़ ऐसे होने लग जाता है। जब टीम बन जाती है तो 50 करोड़ ऐसे होने लग जाता है। राइट? यस। टीम कैसे बनती है?
और टीम आपके यहाँ भी बनती है या नहीं बनती है, उसका मैं प्रमाण आपको देना चाहता हूँ। और मैं आपके बीच बुलाना चाहता हूँ, आपसे मिलवाना चाहता हूँ आरसीएम बिजनेस के उन पिलर्स को जिनकी बदौलत ये बिजनेस हिंदुस्तान में अपना डंका बजा रहा है और हिंदुस्तान की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी के रूप में पूरे देश में जाना जाता है। और वो हमारे साथी हैं टेक्निकल अचीवर्स। सो मैं इनवाइट करता हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच पाल, स्टार पाल और एमराल्ड अचीवर्स को बहुत जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम। तालियां जोरदार बजती रहनी चाहिए। आरसीएम बिजनेस के पिलर्स आपके बीच में हैं। वेलकम सर। और ये आरसीएम बिजनेस के एडमंड हिलेरी हैं, ये आरसीएम बिजनेस के रोजर बैनिस्टर हैं। रोजर बैनिस्टर भी एक ऐसे ही व्यक्ति थे, उन्होंने 1 मील की दूरी शायद 3 मिनट से कम समय में पूरी करने का रिकॉर्ड बनाया था और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उस कीर्तिमान को बनाया। तो पर्ल अचीवर हैं हमारे बीच में, पर्ल सर हैं, आप आगे आ जाइए सर। बहुत जोरदार तालियां। देखिए जितने भी साथी हैं इनकी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, बहुत बड़ा लेवल है, लेकिन आज समय की थोड़ी लिमिटेशन है। ये अपना इंट्रोडक्शन देंगे और सिर्फ एक लाइन में वो राज आपको बताएंगे। अगर उस एक लाइन को तो थोड़ा गंभीरता के साथ में वो लाइन सुनिएगा और नोट करेंगे तो वो हमेशा आपके पास में रहेगी वो। थैंक यू सर। सर्वप्रथम गुरुदेव को कोटि कोटि नमन। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। ऐसे उत्तराखंड की देवभूमि में आपका पदार्पण हुआ है, आज जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को बदला है, लाखों लोगों को सही राह दिखाई है, लाखों लोगों के मसीहा बने हैं। आज डार्ट सेलिंग की आन बान शान हमारे आदरणीय गुरुदेव इस मंच पर है। ये सौभाग्य है उत्तराखंड का, ये सौभाग्य है रुद्रप्रयाग का और ये सौभाग्य है केदार घाटी का। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम आपको। मेरा नाम रमेश रेवाड़ी और मैं जनपद चमोली के थराली ब्लॉक का मैं रहने वाला हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। 3 गवर्नमेंट जॉब मैंने रिजाइन किया, ये चौथा गवर्नमेंट जॉब मेरा पीसीएस से 2005 में एज ए लेक्चरर मेरा सिलेक्शन हुआ। अभी वर्तमान में एज ए प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज आलकोट में कार्यरत हूँ। ऊपर वाले की प्लानिंग है, एक तरफ शिक्षा का जैसा एक महान पुण्य का कार्य और दूसरी तरफ आरसीएम बिजनेस जैसा एक इस धरती का सबसे सर्वोच्च कार्य में इसे मान सकता हूँ। ये मुझे मिला 2009 में। खुद की आईडी पे 2009 में ये बिजनेस शुरू किया, 2010 में रॉयल्टी जैसा मुकाम प्राप्त किया, 2011 में अगली पेन को अचीव किया, 2012 में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, 14-15 में फिर बिजनेस को शुरू किया, 8 महीने में फिर रॉयल्टी प्राप्त की और वर्तमान में टेक्निकल जैसा मुकाम आप लोगों के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से मुझे मिला है। आज बहुत बड़ी टीम हमारी यहाँ पे है, सभी टीम के सदस्यों के सहयोग से इस मुकाम को मैंने प्राप्त किया है। इनकम की अगर बात करूं तो लगभग अभी तक 28 लाख रुपए से ऊपर मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। प्रश्न इस बात का नहीं कि 28 लाख रुपए मेरे पास आए हैं, प्रश्न इस बात का है कि लगभग 4 से 5 लाख रुपए प्रति महीने मेरे ग्रुप में बढ़ता है, जहां पे मुझे फक्र होता है। क्यों फक्र होता है कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, मुझे गवर्नमेंट लगभग 1.5 लाख रुपए वेतन देती है, लेकिन उस वेतन में 1 रुपया बिना चाहे हुए मैं किसी को नहीं देता हूं। लेकिन आरसीएम बिजनेस की ताकत है कि मेरे पास आने से पहले लोगों के पास जाता है और ये धरती का पुण्य का कार्य है, ये धरती का सर्वोच्च कार्य है, ये धरती का महान कार्य है। और आप लोगों से मैसेज यही है, सिर्फ टिके रहना, बने रहना, विश्वास करना सिस्टम पे, ऊपर वाले पे और अपने पे, यही मैं मैसेज देना चाहूंगा। मैं भी सीखने के लिए आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी का। ग्रेट। टिके रहना, टिके, इसमें कोई कंडीशन तो अप्लाई नहीं ना, सिर्फ लाइन अच्छी मिले तो ही टिके रहना, पिकअप सेंटर बंद हो जाए, टिके ही रहना है, मतलब हर कंडीशन में टिके रहना है, राइट। इससे स्पष्ट मैसेज शायद और नहीं हो सकता। अब मैं बुलाना चाहता हूं एक ऐसा नाम, वो आपने शोले फिल्म का डायलॉग सुना है ना कि दूर दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो उसकी मां कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। और एक ऐसा नाम, जब डिस्ट्रीब्यूटर काम नहीं करते हैं तो उनको कहते हैं
कि या तो कर ले, नहीं तो योगेश रावत आ जाएगा। जोरदार तालियों के बीच में एक बहुत जोशीले लीडर आपके बीच में है। आशीर्वाद है गुरुदेव का और हम सभी साथी सौभाग्यशाली है। सर को सुनने के लिए, मिलने के लिए ताकोड्रा स्टेडियम के अंदर गया था, आरसीएम एकेडमी भीलवाड़ा के अंदर गया था।